तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण नियम की। इसी के द्वारा बेटा हम अध्याय को आगे बढ़ा पाएंगे, जिसका नाम है द्रव्यमान सक्रियता का नियम या सक्रिय द्रव्यमान का नियम। ये बेटा कक्षा 11वीं में भी आपने पढ़ा होगा, और अगर बेटा नहीं भी पढ़ा होगा या भूल गए होंगे तो दोबारा मैं बता रहा हूं, लेकिन अब बेटा इसे याद रखना क्योंकि इसी से अब अध्याय आगे बढ़ने वाला है। तो द्रव्यमान सक्रियता का नियम या सक्रिय द्रव्यमान का नियम क्या है? जैसे अगर कोई अभिक्रिया है बेटा हमारे पास N1A प्लस N2B और इससे बन रहा है कुछ N3C प्लस N4D। तो देखिए यहां पर नियम का जो बेटा कथन है वो याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन आपको नियम लिखते बनना चाहिए, है ना। तो द्रव्यमान सक्रियता का नियम क्या कहता है बेटा, वो समझेंगे हम। ये नियम कहता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया की दर मतलब बेटा आर मतलब होगा अभिक्रिया की दर, मैं ये बार बार बता रहा हूं, समानुपाती होती है अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के। अभिकारकों की सांद्रता बेटा प्रारंभिक सांद्रताओं के गुणनफल के, मतलब ए की सांद्रता गुणित बी की सांद्रता। तो क्या बोलता है ये नियम? इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती है। लेकिन बेटा बात यहां पूरी नहीं होती। बात क्या है कि जो यहां पर सामने अंक लिखे होंगे, जिसे हम रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं, जो कि संतुलित करने के लिए हम लगाते हैं, ये अंक बेटा सांद्रताओं के घात में जाएंगे। कहां जाएंगे बेटा? सांद्रताओं के घात में। तो अब पूर्ण रूप से ये नियम क्या कहेगा, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर आपको लिखना तो लिख लेना, वैसे तो अपने को यहां पर इसकी ज्यादा जरूरत है कि इस तरह से आपसे लिखते बनना चाहिए। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है, जिसमें उनके रस समीकरण मितीय उनके घातांक के रूप में लगे होते हैं। फिर से सुनना बेटा, एक बार फिर से सुनना, क्या बोलूंगा मैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है, जिसमें उनके रस समीकरण मितीय गुणांक, किनके बेटा? अभिकारकों के रस समीकरण मितीय गुणांक उनके घातांकों के रूप में लिखे होते हैं। इसे ही कहते हैं हम सक्रिय द्रव्यमान का नियम या द्रव्यमान सक्रियता का नियम। अब बेटा क्या लिखना है वो तो ठीक है, मतलब अगर आपको कथन लिखना तो आप लिख लीजिए, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तो अपने को इसका उपयोग करना है। तो यहां से बेटा अगर मैं इसको बराबर में बदलता हूं, तो अगर बराबर में बदलता हूं तो यहां पर हम एक नियतांक का उपयोग करते हैं, जैसे हम बोलते हैं के। नियतांक का उपयोग करते हैं जैसे हम बोलते हैं बेटा के, ए की सांद्रता की घात N1 गुणित बी की सांद्रता की घात N2, और यही है बेटा आपका सक्रिय द्रव्यमान का नियम। ये क्या है बच्चों? आपका सक्रिय द्रव्यमान का नियम। अब सक्रिय द्रव्यमान का नियम आखिर हमने क्यों पढ़ा, इसका यहां क्या उपयोग है, उस बात को समझ रहे हैं। एक्चुअल में बेटा हमें अगला टॉपिक समझना है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? दर नियम। हमें क्या समझना है बेटा? दर नियम। तो ये दर नियम क्या कहता है, इस बात को समझने के लिए हमने सक्रिय द्रव्यमान के नियम को थोड़ा सा पहले समझ लिया। अब मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है, तो उसके लिए हमें दर नियम लिखते आना चाहिए बेटा। दर समीकरण लिखना तो हमने पहले ही सीख लिया, अब हमें आना चाहिए क्या? दर नियम लिखते आना चाहिए। दर नियम पहली बात तो किसके आधार पर निकाला जाता है, ध्यान रखेंगे बेटा, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो दर नियम है बेटा, दर नियम, वो किस आधार पर लिखा जाएगा? किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए दर नियम सक्रिय द्रव्यमान
द्रव्यमान के नियम पर आधारित है, सक्रिय द्रव्यमान के नियम पर आधारित है। ठीक है ना, मतलब सक्रिय द्रव्यमान का नियम बन गया तो समझ जाओ बेटा आपसे दर नियम भी बन ही जाएगा। थोड़ा सा परिवर्तन करना है वो तो अपन कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात कि ये जो दर नियम है ये बेटा हम थ्योरेटिकली नहीं बता सकते, मतलब बेटा सैद्धांतिक रूप से दर नियम आप नहीं बता सकते। जब आप प्रयोग करते हैं बेटा, प्रैक्टिकल करते हैं, तब आप दर नियम को सही तरीके से बता सकते हैं। यहां तो हम केवल लिखना सीख रहे हैं, लेकिन वास्तव में दर नियम आप केवल प्रयोग के आधार पर ही बता सकते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर नियम केवल प्रयोग के आधार पर, केवल प्रयोग के आधार पर लिखा जाता है। तो आखिर ये दर नियम कैसे लिखते हैं बेटा, इस बात को अब हम आगे बढ़ाते हैं। फिर से वही हमारी कोई रासायनिक अभिक्रिया है, मान लीजिए हमारे पास अभिक्रिया क्या है, कोई अभिक्रिया है N1A धन N2B और ये मिलकर के बना रहे हैं बेटा N3C धन N4D। मान लीजिए ये हमारे पास बच्चों कोई रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसके लिए अगर मैं लिखना चाहता हूं क्या, दर नियम, तो कैसे लिखूंगा बेटा, ध्यान देंगे। R मतलब अभिक्रिया की दर समानुपाती होगी अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रताओं के गुणनफल के, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रताओं के गुणनफल के। ये बेटा दर नियम, थोड़ा सा भी रुके मैं पूरा कर रहा हूं। दर नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रताओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। लेकिन बच्चों जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो आपको हर हाल में पता होना चाहिए, वो ये है कि जब आप दर नियम लिखते हैं बेटा, तो आवश्यक नहीं है कि यहां घातांक के रूप में आपको ये जो रस समीकरण मितीय गुणांक है यही मिले। अभी देखिए थोड़ा सा मैं इस बात को समझाता हूं सही तरीके से। इससे पहले जब हमने बेटा यहां पर सक्रिय द्रव्यमान का नियम पढ़ा, तो हमने घातांक में क्या लगाए, रस समीकरण मितीय गुणांक ही लगाए। लेकिन अब बेटा दर नियम कहता है बच्चों कि ये आवश्यक नहीं है कि घातांक में वहां रस समीकरण मितीय गुणांक ही आएगा। रस समीकरण मितीय गुणांक भी आ सकता है और बेटा वहां पर कोई अन्य संख्या भी आ सकती है। जैसे मान लो अन्य संख्या आ रही यहां पर कोई देखो एक रस समीकरण मितीय गुणांक N1 है, तो वहां N1 भी आ सकता है, लेकिन बेटा हो सकता है वहां N1 ना आए, कुछ और आ जाए। मान लिया बेटा मैंने यहां N1 ना आकर के आ गया M, क्या आ गया M, और B का रस समीकरण मितीय गुणांक है बेटा N2, तो दर नियम में उसकी सांद्रता में N2 आए ऐसा जरूरी नहीं है, N2 भी आ सकता है और हो सकता है बेटा कि N2 ना आए, कोई और अंक आ जाए। तो मान लेते हैं कोई और अंक आ गया N, तो ये है बेटा दर नियम। दर नियम कहता है, ये लगभग बेटा सक्रिय द्रव्यमान के नियम पर ही आधारित है, लेकिन यहां परिवर्तन क्या किया हमने, इस बात को आप अच्छे से समझें कि जो अभिकारकों की सांद्रताओं की घात है, जरूरी नहीं है कि वहां पर रस समीकरण मितीय गुणांक ही आएगा। वहां बेटा रस समीकरण मितीय गुणांक भी आ सकता है और कोई अन्य नंबर भी आ सकता है। तो अगर रस समीकरण मितीय गुणांक आएगा तो उसे लिखेंगे, या कोई अन्य नंबर आएगा बेटा तो उसे लिखेंगे। और अगर इसे मैं बराबर में बदलूंगा तो ये होता है R बराबर के A की सांद्रता की घात M, B की सांद्रता की घात N, और इसे ही कहते हैं बच्चों अब हम क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए दर नियम। क्या है बच्चों ये, रासायनिक अभिक्रिया के लिए दर नियम। यहां लिख दूंगा मैं, ये रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या है बेटा, दर नियम। अब आपको हो सकता है लगता हो
कि मैंने बोल दिया कि वहां घातांक के रूप में रस समीकरण मिति गुणांक भी आ सकता है या कोई अन्य नंबर भी आ सकता है, कोई अन्य संख्या भी आ सकती है। तो बेटा वो अन्य संख्या क्या आएगी हमें कैसे पता चलेगा? तो बेटा ये हमें पता चलेगा जब हम करेंगे क्या, प्रैक्टिकल। अगर मैंने देखा कि एक ही मात्रा को डबल करने पर अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है, एक ही मात्रा को 3 गुना करने पर अभिक्रिया की दर 3 गुनी हो जाती है, एक ही मात्रा को आधी करने पर अभिक्रिया की दर आधी हो जाती। तो इससे क्या समझा बेटा मैं कि यहां पर R और A की सांद्रता समानुपाती होंगे और A की सांद्रता की घात में बेटा फिर हम 1 लगाएंगे। लेकिन जब मैंने प्रयोग किया तो हो सकता है मैंने देखा कि जब मैंने A की सांद्रता को 2 गुना किया तो दर बेटा 4 गुनी हो गई, A की सांद्रता को 3 गुना किया तो दर 9 गुनी हो गई, A की सांद्रता को बेटा 4 गुनी किया तो दर 16 गुनी हो गई, A की सांद्रता को आधी किया तो बेटा दर 1/4 गुनी हो गई। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि यहां पर फिर पावर में 2 आएगा, घात में कितना आएगा बेटा 2, क्योंकि जब 2 करूंगा तो 2 का वर्ग 4, 3 गुना करूंगा 3 का वर्ग 9, 4 गुना करूंगा 4 का वर्ग 16। तो मतलब बेटा फिर यहां घातांक में कितना आएगा 2। अब कभी को ऐसा हुआ कि मैंने अभिकारक की सांद्रता को 2 गुनी किया लेकिन बेटा दर परिवर्तित ही नहीं हुई, 3 गुनी किया दर फिर परिवर्तित नहीं हुई, 4 गुनी किया दर फिर परिवर्तित नहीं हुई, मतलब बेटा यहां घातांक में आएगा 0। मतलब उस स्थिति में जो अभिक्रिया की दर होगी बेटा वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी। तो इस तरह से मतलब यहां क्या अंक आएगा ये तो बेटा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, प्रयोग करेंगे बच्चों, तभी बता पाएंगे, अन्यथा ये बताना हमारे बस का नहीं है। चलिए तो यहां पर बेटा के क्या है, एक एक करके समझते हैं। के आपका क्या है, के को कहते हैं दर स्थिरांक। क्या बोलते हैं बच्चों, दर स्थिरांक, ठीक है ना, दर स्थिरांक, या बेटा इसे विशिष्ट अभिक्रिया दर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया दर, अभिक्रिया दर, ठीक है। और m क्या है बेटा, m है a के सापेक्ष, a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। क्या है बेटा m, a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है बच्चों। जबकि वहीं n क्या है बेटा, n हो जाएगा b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, ठीक है ना। और वहीं अगर m प्लस n देखें हम, घातांकों को जोड़ दें तो क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। तो ये होता है दर नियम, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। तो इसे कहते हैं बच्चों हम दर नियम। और कोई खास बेटा कठिन काम तो है नहीं, पहले आपको इसके लिए सक्रिय द्रव्यमान का नियम थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती है, जिसमें उनके रस समीकरण मितीय गुणांक सांद्रताओं की घातांकों पर लगाए जाते हैं। फिर बेटा हमने क्या किया, इसमें कुछ परिवर्तन किया। जब हम दर नियम लिख रहे हैं तो हमने बोला कि जो घातांक है जरूरी नहीं बेटा वहां रस समीकरण मितीय गुणांक आए, कोई अन्य संख्या भी वहां आ जाएगी। अगर कोई अन्य संख्या आएगी तो उसे घातांक में लिखेंगे, या बेटा कभी कभी हो भी सकता है कि आपकी जो सामान्य अभिक्रिया होगी उसमें रस समीकरण मितीय गुणांक ही घातांक में आएंगे तो हम उन्हें लिखेंगे, और जो घातांक में आएगा उसे बोलेंगे अभिक्रिया की कोटि। ए की घात में जो आया वो ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, बी की घात में जो आया वो बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, और घातांकों का जो योग आया बेटा उसे हम बोलेंगे कुल अभिक्रिया की कोटि। तो इस तरीके से हम ये बना सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों और समझते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। यहां पर बेटा मैं परिभाषित करने जा रहा हूं दर स्थिरांक को, या बेटा इसे हमने क्या नाम दिया था, विशिष्ट अभिक्रिया की दर या विशिष्ट अभिक्रिया दर, है ना, विशिष्ट अभिक्रिया की दर।
तो ध्यान से समझे बच्चों, बड़ा आसान काम है ये, चैप्टर ही पूरा बहुत आसान है, बस एक बार आपने समझ लिया उतने में आपका बहुत बढ़िया काम चल जाएगा। तो दर स्थिरांक को परिभाषित करना चाह रहे हैं, फिर हमने हमारी वही अभिक्रिया लिए N1A प्लस N2B, ये बना रहा है बेटा N3C और N4D। देखिए इसी अभिक्रिया से मैं अपना ये पूरा चैप्टर करवा लूंगा बेटा आपसे, है ना। तो इस अभिक्रिया के लिए हम लिखना चाह रहे हैं बच्चों दर नियम। क्या लिखना चाह रहे हैं हम इसके लिए? दर नियम। तो बेटा दर नियम क्या कहता है, अभी हमने देखा अभिक्रिया की दर बराबर K, फिर बच्चों A की सांद्रता की घात N1I, ऐसा जरूरी नहीं, घात में बेटा कुछ और भी आ सकता है, N1 आ सकता है, X आ सकता है, Y आ सकता है, ABCD कुछ भी आ सकता है। हमने मान लिया घातांक आया बेटा M, गुणित B की सांद्रता की घात क्या आ गई बेटा N। तो ध्यान से देखिए, इस तरह से हमने दर नियम लिखा। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं, R, और यहां पर मुझे K की परिभाषा चाहिए, तो K को मैंने एक तरफ बचा लिया, दूसरी तरफ क्या बना बेटा R बटे में आ गया A की सांद्रता की घात M, B की सांद्रता की घात N, ये आ गया बेटा। अब सोच करके देखो, आप सोच करके देखो बच्चों, यदि A की प्रारंभिक सांद्रता और B की प्रारंभिक सांद्रता बराबर हो बेटा, कितनी हो? अगर ये 1 मोलर हो, कितनी हो बेटा? 1 मोलर। तो हम देखते हैं क्या होगा, यहां पर इसकी जगह भी 1 रखेंगे और इसकी जगह भी 1 रखेंगे, 1 की घात बेटा MNN कुछ भी हो, 1 ही आएगा, और बेटा फिर क्या बन जाएगा, K बराबर R। तो इसे हम बोल देंगे क्या, विशिष्ट अभिक्रिया की दर या दर स्थिरांक। तो चलिए बेटा इसे परिभाषित करते हैं, अब हम परिभाषा लिखते हैं इसकी। तो K क्या है, R है, मतलब बेटा दर स्थिरांक, दर स्थिरांक क्या है, दर स्थिरांक क्या है बच्चों, अभिक्रिया की दर है। R है मतलब क्या है, अभिक्रिया की दर है। कब? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के, किसी रासायनिक अभिक्रिया के सभी अभिकारकों का प्रारंभिक सांद्रण कितना हो बच्चों, 1 मोलर हो, सांद्रण 1 मोलर हो। तो ये बन गया बेटा दर स्थिरांक की परिभाषा। दर स्थिरांक क्या है बेटा, एक बार फिर से सुनते हैं। दर स्थिरांक ही अभिक्रिया की दर है जब अभिक्रिया के सभी अभिकारकों का प्रारंभिक सांद्रण 1 मोलर हो। बढ़िया बेटा, इस तरीके से हमने बना लिया। चलिए अब देखिए, जब भी आप दर स्थिरांक को परिभाषित करेंगे तो आप बेटा वहां पर क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रण 1 मोलर होगी, तभी हम दर स्थिरांक को परिभाषित करेंगे। यानी बेटा ये तो 1 मोलर के लिए ही परिभाषित हो रही है, यानी कि जो दर स्थिरांक है वो कभी भी बच्चों किस पर निर्भर नहीं करेगा, अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करे, क्योंकि सांद्रण हो कितना भी, इसकी परिभाषा तो आप 1 मोलर के लिए ही लिख रहे हैं। तो इसीलिए अभिकारक की सांद्रता आप कितनी ले रहे हैं उस बात से दर स्थिरांक का कोई लेना देना नहीं है। तो ये पॉइंट भी मैं लिखूंगा बेटा कि दर स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया की दर, बात एक ही होती है बेटा, अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है ना, सांद्रण पर
निर्भर नहीं करता है। तो ये बात बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो दर स्थिरांक है वो अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। बढ़िया है बेटा। चलिए फिर इसकी इकाई निकालते हैं। किसकी? दर स्थिरांक की इकाई। देखते हैं बेटा कैसे बनती है इसकी इकाई। पहली बात तो दर स्थिरांक की कोई एक इकाई नहीं है बेटा, जो हम बोल रहे हैं कि आपको ये याद कर लो तो आप लिख के आ जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, दर स्थिरांक की इकाई निकालना सीखते हैं अपन। हमने अभी दर नियम लिखा बेटा अभिक्रिया के लिए। अब तो बच्चों आपको याद भी हो गया होगा दर नियम। क्या कह रहा है ये हमारा दर नियम? कि रासायनिक अभिक्रिया की दर बराबर के ए की सांद्रता की घात m बी की सांद्रता की घात n। यही है ना? तो अब k का सूत्र क्या बनेगा बच्चों? यहां से r बटे ए की सांद्रता की घात m बी की सांद्रता की घात n। r मतलब है अभिक्रिया की दर। अब देख बेटा ध्यान से समझना, अपन इकाई निकालना चाह रहे हैं बच्चों। k बराबर r मतलब अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर की इकाई बेटा मैंने आपको बताया था मोल प्रति लीटर, मतलब बेटा लीटर की घात ऋण 1 और सेकंड की घात ऋण 1 है ना। ये हमने याद किया था बेटा। अभिक्रिया की दर की इकाई क्या है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड बटे। ध्यान देना बच्चों, एक काम करते हैं, थोड़ा सा अपन इसको इजी बनाते हैं, क्योंकि इससे डायरेक्ट आप काम करेंगे तो थोड़ा सा बेटा फॉर्मूला जो आएगा थोड़ा ऊट पटांग सा आएगा। अपन थोड़ा इजी बनाते हैं। अपन ने कोई अभिक्रिया ले ली, ए से बन रहा है बेटा पी यानी कि उत्पाद। अब इसके लिए दर नियम लिख रहे हैं। मान लो यहां ए की घात आई n, तो बेटा यहां आएगा ए की घात n। अब हमने क्या किया? एक सांद्रता, ए की सांद्रता की घात n, ए की सांद्रता मतलब बेटा सांद्रता की इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर यानी कि मोल लीटर इनवर्स की घात n। फिर से समझे बेटा, R मतलब होता है अभिक्रिया की दर और दर की इकाई होती मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, जबकि सांद्रता की होती मोल प्रति लीटर और n बेटा घात में है तो हमने n लगा दिया घात में। n यहां क्या था बेटा? n यहां क्या था याद करिए आप। n था अभिक्रिया की कोटि। n बराबर क्या था बेटा? अभिक्रिया की कोटि। तो चलिए अब इसको हल करते हैं बेटा। गणित अब अपनी इतनी तो है बेटा कि अपन इसको हल कर सकते हैं। तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये तो हमने ज्यों त्यों लिखा। अब यहां कोष्टक को खोलते हैं बेटा अपन। तो मोल की घात क्या जाएगी बच्चों? n, मोल की घात n, और लीटर की घात क्या जाएगी बेटा? -n। अब इनको हम ऊपर ले जाएंगे तो k बराबर क्या जाएगा? मोल की घात, देखिए बेटा ऊपर कुछ नहीं यानी 1 है और नीचे से ऊपर जाएगा तो ऋण हो जाएगी घात, तो मोल की घात 1 ऋण n। लीटर की घात बच्चों ऋण 1 तो ऊपर है, n ऊपर जाएगा बेटा धन में, तो n ऊपर गया धन में n और ऋण 1 तो पहले से बेटा तो n ऋण 1 और सेकंड की घात ऋण 1। इस तरह से बेटा मैंने एक सूत्र बना दिया ये। अब आप क्या कर लेंगे? सूत्र को याद रखेंगे और जब भी मुझसे किसी भी अभिक्रिया के लिए k की इकाई पूछी जाएगी तो मैं इससे निकाल सकता हूं। जैसे बेटा देखते हैं कि n यहां n क्या है बेटा? ध्यान रखना n है अभिक्रिया की कोटि। क्या है बेटा? अभिक्रिया की कोटि। तो अगर कोई ऐसी अभिक्रिया है जिसकी कोटि 0 है, n बराबर 0 है बेटा, तो उसको हम बोलते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों? शून्य कोटि अभिक्रिया। देखिए आगे चल करके हम इन सब की बातें बहुत डिटेल में करेंगे, अभी तो बस मैं नाम बता रहा हूं आपको, है ना। तो शून्य कोटि अभिक्रिया बेटा, जहां पर n बराबर 0 हो यानी कि कोटि 0 हो, तो k का मात्रक, k की इकाई हम निकालेंगे, n बराबर 0 रख देंगे, तो क्या आएगी बेटा? मोल
n बराबर 0 रखे तो 1 बचेगा घात में, लीटर की घात ऋण 1 और सेकंड की घात ऋण 1 तो है ही बेटा। तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, यानी जो दर की इकाई थी वही हमारे दर स्थिरांक की इकाई है। n बराबर अगर 1 होगा बेटा तो इसे हम बोलेंगे क्या, प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रथम कोटि अभिक्रिया। और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आप निकालिए इकाई, n बराबर 1 रख के देखिए, यहां 1 रखेंगे बेटा 1 माइनस 1 0 खत्म, यहां भी 1 रखेंगे 1 माइनस 1 0 खत्म, केवल क्या बचेगा बेटा, सेकंड की घात ऋण 1। क्या बचेगा बच्चों, सेकंड की घात ऋण 1। इसी प्रकार n अगर 2 हो गया तो उसे हम बोलेंगे क्या, द्वितीय कोटि अभिक्रिया। अब निकालो बेटा मात्रक k का, तो निकाल लेंगे बेटा, n की जगह 2 रखो तो मोल की घात ऋण 1 आ जाएगा बेटा, लीटर की घात 1 बचेगी और सेकंड की घात ऋण 1 बचेगी। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड। इस तरीके से भी इसको लिख ही सकते हैं। तो इस प्रकार बेटा अलग अलग कोटि के आधार पर k का मात्रक हम लिख सकते हैं। कुल मिलाकर के जो मैंने बातें की अभी तक, एक बार बेटा उसको हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं। हमने बोला बेटा हम यहां परिभाषित कर रहे हैं दर स्थिरांक को या बेटा विशिष्ट अभिक्रिया की दर को। तो दर स्थिरांक एक अभिक्रिया की दर है। दर स्थिरांक किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर है जब सभी अभिकारकों का प्रारंभिक सांद्रण 1 मोलर हो। ठीक है, और बेटा यह प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि 1 मोलर के लिए ही परिभाषित होता है। और तीसरी बात बेटा कि इसकी जो इकाई है वो बेटा अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है बच्चों, अभिक्रिया की कोटि पर। चलिए फिर इतनी सारी बातें करने के बाद अब मैं आपको एक टॉपिक की तरफ लिए चलता हूं। बोर्ड परीक्षा में बेटा आपको एक प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं पूछने के। क्या है बेटा वो प्रश्न, अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में अंतर। दर स्थिरांक में अंतर। तो देखते हैं बेटा, ये बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप अच्छे से इसे तैयार कर लें। और इसमें बेटा बहुत ज्यादा पॉइंट है नहीं हमारे पास, जितने पॉइंट है उतने तो आपको याद कर ही लेना है। तो हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे बेटा हम अभिक्रिया की दर। क्या लिखेंगे एक तरफ, अभिक्रिया की दर। ठीक है, और जबकि दूसरे तरफ हम किसको लेंगे, दूसरे तरफ लेंगे बेटा दर स्थिरांक। दर स्थिरांक या जैसे हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा, विशिष्ट अभिक्रिया की दर। विशिष्ट अभिक्रिया की दर। तो इनमें क्या अंतर होता है इस बात को हम समझना चाह रहे हैं बेटा। समझेंगे अपन, आराम आराम से देखिए आप। सबसे पहला पॉइंट है इनकी परिभाषाएं। अभिक्रिया की दर की परिभाषा बेटा आपको पता होगी। अभिक्रिया की दर हम किसे कहते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को किसके सापेक्ष बेटा, समय के सापेक्ष। तो फिर से बोलूंगा मैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को, फिर से बेटा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में समय के सापेक्ष अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम अभिक्रिया की दर कहते हैं। अब आप समय के सापेक्ष लिख दो, या बेटा एकांक समय अंतराल लिख लो, या बच्चों इकाई समय लिख दो, या 1 सेकेंड लिख दो, सबका मतलब एक ही है। तो चलिए हम लिखते हैं
एकांक समय में, एकांक समय। अब आप चाहें तो बेटा इकाई समय लिख लें, निश्चित समय अंतराल लिख लें, या 1 सेकेंड लिख लें, है ना। अभिकारक, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाता है बच्चों? अभिक्रिया की दर कहलाता है। अभिक्रिया की दर कहलाता है, ठीक है। जबकि बेटा दर स्थिरांक को अगर मैं परिभाषित करूं तो क्या होगा इसके लिए कि अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर कब? जब अभिक्रिया में उपस्थित, अभिक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारकों का, अभिकारकों का प्रारंभिक सांद्रण, प्रारंभिक सांद्रण कितना हो बेटा? 1 मोलर हो, क्या कहलाता है बच्चों? दर स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया की दर कहलाता है। तो ये तो बेटा हुआ अपना पहला पॉइंट, यानी इनकी परिभाषाएं। तो एक बार फिर से सुने बेटा, सॉरी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एकांक समय में या बेटा इकाई समय में, एक निश्चित समय में अभिकारकों या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। जबकि अभिक्रिया की दर जब अभिकारक, अभिक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारकों का प्रारंभिक सांद्रण 1 मोलर हो, दर स्थिरांक कहलाता है। दूसरा बेटा, दूसरा पॉइंट लिखेंगे अब अपन कि जो आपकी अभिक्रिया की दर है वो अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर बच्चों निर्भर करती है, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं कि अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करती है। जबकि बेटा यहां देखेंगे कि अभिक्रिया दर स्थिरांक बेटा, है ना, दर स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया की दर, दर स्थिरांक अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो ये एक और पॉइंट बन गया बेटा कि जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रताओं पर निर्भर करता है, जबकि बेटा दर स्थिरांक प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। चलिए फिर तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा अपन। तीसरा पॉइंट क्या होगा इसका, उसे भी देखते हैं हम। आप इसकी इकाई लिखें बेटा, क्या? अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होती है बच्चों? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है ना। जबकि बेटा इसकी कोई निश्चित इकाई नहीं है,
दर स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। दर स्थिरांक की इकाई किस पर निर्भर करेगी बेटा? अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से बेटा ये 3 पॉइंट हमने लिखे, इन्हें आप अच्छे से कर ले याद। ये हो गया बेटा क्या? अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में अंतर। ठीक है, इसमें देखें हमने पॉइंट जो लिखे हैं बेटा, अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं? एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। जबकि बेटा अभिक्रिया की दर जब अभिकारक में उपस्थित सभी अभिक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारकों की सांद्रता 1 मोलर हो, दर स्थिरांक कहलाता है। अभिक्रिया की दर अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करती, जबकि बेटा करती है, जबकि दर स्थिरांक निर्भर नहीं करता। अभिक्रिया की दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। इसकी इकाई बेटा कोटि पर निर्भर करती, कोई निश्चित इकाई नहीं है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, इसे अच्छे से तैयार कर ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में।